वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सलीम साथियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये एक बादशाह और दरवेश की कहानी है। बादशाह ने दरवेश से कहा कि मांगो, आज क्या मांगते हो। दरवेश ने बड़ी आजिज़ी से अपना कशकोल निकाला और कहा कि मेरा ये कशकोल भर दो। बादशाह ने अपने तमाम ज़ेवरात, अंगूठियाँ और जो कुछ था, मालाएँ थी, वो सारा के सारा उस कशकोल में डाल दिया। कशकोल बड़ा था और वो कशकोल भरा नहीं। जब बादशाह ने देखा कि कशकोल खाली है तो उसने अपने वज़ीर को बुलाया ख़जाने के और उससे कहा कि एक बोरी ख़जाने की भर के लेकर आओ और उसके कशकोल में डाल दो। लिहाजा वो बोरी ख़जाने की कशकोल की लाई गई और उसके कशकोल में डाल दी गई, लेकिन वो कशकोल फिर भी नहीं भरा। फिर बादशाह ने तब अपने वज़ीर से कहा कि जितना भी ख़जाना है वो तमाम के तमाम ख़जाना लाया जाए और उसको उसके कशकोल में डाला जाए। लिहाजा वो तमाम ख़जाना उसके कशकोल में डाला गया, लेकिन फिर भी उसका कशकोल नहीं भरा। बादशाह ने अपने वज़ीरों से कहा कि आपके पास जितना भी ख़जाना, जितनी भी चीज़ें, वो सब इसके कशकोल में डाल दी जाए। तमाम चीज़ें इसके कशकोल में डाली गई, लेकिन कशकोल फिर भी खाली रहा। बादशाह ने अपने तमाम फ़ौजियों से कहा कि आपके पास जो कुछ भी है वो तमाम के तमाम इसके कशकोल में डाल दिया जाए। तमाम फ़ौजियों ने उसके कशकोल में डाल दिया, लेकिन फिर भी कशकोल खाली रहा। बादशाह ने अपनी तमाम आवाम से कहा कि इसके अंदर जितने भी पैसे, जितनी भी चीज़ें आपके पास है, वो तमाम के तमाम उसके कशकोल में डाल दिया। उसके कशकोल में तमाम चीज़ें डाली गई, लेकिन कशकोल फिर भी खाली रहा। यूँ गर्ज़ के सारा शहर की तमाम चीज़ें उसके कशकोल में डाल दी गई, लेकिन उसका कशकोल फिर भी खाली रहा। बादशाह बड़ा अफसरदा होकर और बड़ा ही परेशान होकर उसने कहा कि मैं हार गया। दरवेश ने मुस्कुराया और दरवेश ने कहा कि आप जितनी भी चीज़ें आपने इस कशकोल में डाल दी है, लेकिन मेरा कशकोल अभी तक भरा नहीं। लिहाजा उस दरवेश ने उस कशकोल को उलट दिया और उसके बाद उसने सलाम किया और वहाँ से वो जाने लगा। बादशाह उसके पीछे पीछे आया और दरवेश से बड़ी आजिज़ से पूछा कि बताए तो सही कि आखिर इस कशकोल में क्या है। उस दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, ये कशकोल ख्वाहिश को कशकोल है जो कभी नहीं भर सकता। इसे सिर्फ कब्र की मट्टी ही इसकी कशकोल को भर सकती है। लिहाजा आप सब जानते हैं कि इंसान की जो ख्वाहिश है वो कभी भी पूरी नहीं होती। अगर एक की ख्वाहिश हो तो वो दूसरे की 10वें की, एक गाड़ी 10 गाड़ियाँ, इसी तरह महल 10 महलों को, इसकी ख्वाहिशें कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये सब के सब आप जानते हैं कि इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। इसी तरह अगर देखें कि कारून ने जो है दौलत के लिए अपने आप को जो दौलत मांगी और दुनिया का अमीर तरीन आदमी होने के लिए दौलत जमा करता रहा। इस तरह राबिया बसरी ने अल्लाह से दुआ की कि गुर्बत का ख़ात्मा कर दे और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी गरीब है वो सब के सबको वो दौलत दे दी जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको जो है कुतुब का रुतबे से नवाजा। एक कशकोल की नीयत है और एक नीयत, दो नीयतें हैं जो ख्वाहिशों की दो नीयत, दो तरह की ख्वाहिशें होती हैं। एक ख्वाहिश नेक ख्वाहिश होती है और एक ख्वाहिश बद ख्वाहिश होती है। एक ख्वाहिश कशकोल की होती है और एक ख्वाहिश इबादत की होती है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने हुस्न बाज़ार के अंदर अपने कशकोल, अपनी भीख जिस तरीके से मांगी, आज वो मुअज़्ज़िज़ हो गए। इसी तरह अब्दुल सत्तार ऐदी ने कराची की गलियों के अंदर अपनी झोली को फैलाया तो वो उस लोग उनके हाथों को चूमते रहे। तो यही इबादत भी है और यही नीयत भी है। तो इंसान जो खिदमतें कर रहा है, अल्लाह से दुआ करें कि उसकी ये इबादत की तरह ये खिदमतें हमेशा कबूल है। नाज़रीन, हमारे दरमियान मौजूद है हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर और सदर जनाब आदिल अहमद ख़ान साहब। इन्हें अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आदिल साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं हेल्प के प्लेटफॉर्म से, तो आप पहले अपनी NGOs के बारे में बताएं कि आपने इसका आगाज़ कैसे किया और क्या कहते हैं, क्या मकासद थे और किस तरीके से ऐसे काम के तरफ आप आए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। 1992 में हमने इसको NGO को अपनी स्टार्ट किया, बनाया
और उसके बाद 94 में हमने इसको रजिस्टर्ड कराया, बाकायदा रजिस्टर्ड कराया। अच्छा, जब शुरू में हम लोगों ने ये एनजीओ बनाई थी तब हमारा विज़न भी, क्योंकि हमारी भी इतनी उम्र नहीं थी उस वक्त, तो विज़न भी इतना बड़ा नहीं था। हम लोग उस वक्त जो है वो बहुत से इलाके में बच्चियों की शादियों के लिए जहेज़ का सामान दिया करते थे। फिर उसके अलावा हमने कहा कि हम और इससे एक स्टेप आगे बढ़े। फिर हमने कहा कि नहीं, ये जो गरीब लोग हैं इन लोगों को रोज़गार देते हैं, तो हम लोगों ने कुछ ठेले सब्ज़ी के बनाए, उस पर सब्ज़ी भी रखी, उस पर पूरा सेटअप उसको बना के, और वैसे हमने ठेले देने शुरू करे। अच्छा, फिर वो भी चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमारा। लेकिन हमने जो सबसे पहला एक जो बड़ा काम हमने स्टार्ट किया, वो हमने एक कंप्यूटर सेंटर का इनेकाद किया लियाकताबाद के एरिया के अंदर। वेरी गुड। अच्छा, ये वो ज़माना था जब नया नया कंप्यूटर आया था, और जिस कमरे में कंप्यूटर रखा होता था ना, तो उसमें चप्पल उतार के जाते थे, आपको याद होगा, ठीक है ना, एसी भी लगाना होता था और चप्पल भी उतार के बाहर जाते थे। अच्छा, तो उस ज़माने में, और उस ज़माने में जो वर्ड, एक्सेल और ये जो छोटे छोटे कोर्सेज होते थे, उसके बहुत पैसों के अंदर जो है वो कोर्सेज कराए जाते थे बड़े बड़े इदारों में। तो उस वक्त हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस के अंदर, ये समझ लीजिए कि हमने सिर्फ 10% चार्ज करते थे किसी भी कोर्स का, कि जो कोर्स मार्केट में अगर 100 रुपये का है तो हम वो 10 रुपये में अपने सेंटर में वो कोर्स कराते थे। और उस वक्त पूरे लियाकताबाद का सबसे बड़ा सेंटर हमने बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। तो जो अच्छा, और जो है हम तमाम दोस्तों में से जितने भी थे, कोई बहुत हाई क्वालिफाइड नहीं था, हमारी उम्रें भी नहीं थी ज़्यादा कि हम लोग जो है ज़्यादा उसमें रहते। तो हम सारे दोस्त जो है यंगस्टर्स थे, सब दोस्त, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, वही दोस्त जो उस दिन पहले दिन से आज तक हम सब लोग साथ हैं माशाअल्लाह, और सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपना अपना जो है वो करते हैं काम। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हमने इस तरह से ये हमने कंप्यूटर सेंटर पे गए, फिर दीगर काम करते 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 आज से कोई 12 साल पहले हमने ये डिसाइड करना शुरू किया कि यार ये जो हम लोग रमज़ानों में फूड बैग्स बांटते हैं, तो वही लोग लाइन में हर साल खड़े रहते हैं, वही लोग रहते हैं, हर साल वही आके खड़े हो जाते हैं लोग दोबारा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे यार, ये तो हम ये अपना कोई सिस्टम चेंज करेंगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमने, हमारा एक दोस्त था जिसके फैमिली में एक बच्चा था जो कि थैलीसीमिया की बीमारी में मुब्तला था वो बच्चा। अच्छा। उसके सिलसिले में वो दोस्त हमारा हम लोगों से हर 10-15 दिन के बाद बोलता था यार ब्लड दे दो, ब्लड दे दो, वो बच्चे को ब्लड लगाना है। तो वो हम लोग को वो उस चीज़ को वो हमारे जहन में थी क्लिक। तो हमने कहा, डिसाइड किया कि यार हम लोग एक थैलीसीमिया सेंटर बनाते हैं और जो है वहाँ से अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू में तो बड़ा आसान लगा कि अरे यार सिर्फ ब्लड तो लगाना है और क्या है, सही बात, बस ठीक है ब्लड लगा देंगे। उस वक्त जो है वो ब्लड की प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं था, एक जो स्क्रीनिंग चार्जेस तकरीबन 700-800 रुपये हुआ करते थे। हमने कहा लगा देंगे, हो जाएगा काम। अच्छा, तो थोड़ी सी मालूमात करी, पता चला कि नहीं कुछ मेडिसिन भी होती हैं, हमने कहा नहीं कर लेंगे हम, थोड़ा पैसा हम लोग ने जमा कर लिया। लेकिन जब इसमें हमने थैलीसीमिया सेंटर अपना बनाया और हमने जो है वो 8 बच्चों से स्टार्ट किया, थैलीसीमिया सेंटर 8 बच्चों से स्टार्ट किया। तो जब पता चला कि जिसको ये बच्चों को ब्लड लगाना, ये तो एक ऐसा है कि जैसे आपने टाइम बम ऑन कर दिया। बिल्कुल सही। क्योंकि जो डोनी है, जो बच्चा है थैलीसीमिया का, वो तो छोटा 2 महीने का बच्चा है। अब उसका डोनर कौन है ब्लड का? वो आप हैं या मैं हूँ। अब जब हमारा ब्लड एक छोटे से बच्चे में चल जाता है, तो जो पावर, जो आयरन, जो दूसरी चीज़ें हमारे ब्लड में ज़्यादा होती हैं, हमारी बॉडी के हिसाब से होती है, वो बच्चे में चली जाती हैं। अब अगर हमने वो उस बच्चे के ब्लड में से उस आयरन को नहीं निकाला और जो एक्स्ट्रास जो उसके ब्लड में चले गए बच्चे की बॉडी से, तो वो आज से तकरीबन 15 साल पहले तक थैलीसीमिया के बच्चे जो है वो 2-3 साल 4 साल में उनकी डेथ हो जाती थी। 3-4 साल से ज़्यादा उम्र नहीं थी। क्योंकि वजह ये थी कि ये ब्लड तो लगा देते थे, लेकिन जो उसके ब्लड के साथ साथ जो उसको बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन प्रॉब्लम का कोई नहीं सोचता था। तो जो सबसे अहम चीज़ है हमारे थैलीसीमिया से, हमने जब हम पता चली हमें, तो हमने कहा नहीं, ये तो हम जिसको समझते थे कि ये तो बड़ा सस्ता सा काम है, वो तो जो है वो सब अगर सिर्फ ब्लड लगाया तो ये तो गया बच्चा। नहीं, हमने कहा कि नहीं, हम प्रॉपर उस पर जाएंगे। हम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के बजाय क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर आए। हमने कहा नहीं, हम 500 बच्चे नहीं करेंगे, हम 50 कर लेंगे, लेकिन उनको सही, बिल्कुल सही नॉर्मल इंसान की तरफ लेके जाएंगे।
तो हमने ये उस वक्त डिसाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर में आज 270 से ज़्यादा बच्चे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। और हमारा हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो इदारा है हमारा, ये एक इनिशिएटिव है जो हम लोग हेल्थ पे काम करते हैं, और दूसरी चीज़ें भी इंशाल्लाह भी हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो जो थैलीसीमिया सेंटर में हमारे 270 बच्चे तकरीबन रजिस्टर्ड हैं, तो हम उनको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किसी भी मद में हम एक पैसा भी चार्ज नहीं करते। ना आयरन ना इनको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सूरत में कोई पैसा चार्ज करते हैं, ना आयरन चलेशन की किसी मेडिसिन का पैसा लेते हैं, ना इनकी लैब्स का कोई पैसा होता है, ना इनकी ओपीडीज़ हैं, जर्नल मेडिसिन, किसी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जो फेरेटिन और बेतहाशा लैब्स होती हैं इन बच्चों की, लैब्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर लैब हम नहीं करेंगे, इन बच्चों के टेस्ट नहीं करेंगे, तो उस बच्चे की सही कंडीशन अंदर की हमें पता नहीं लगती है, वो रखनी पड़ती है हम लोग को, बहुत ज़रूरी होती है वो। तो क्या है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त हमारा सेंटर है, हमारे पास जो बच्चों को हम मेडिकल केयर फ्राहम कर रहे हैं वो 100% है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, 270 तो बच्चे आ गए, अब क्या होता है कि बहुत से बच्चे 5000 पेशेंट हैं कराची में। हाँ, मैं यही सवाल करने वाला। हाँ, 5000 पेशेंट हैं। अब बहुत से बच्चों को नहीं मिल रहा है ब्लड कहीं से। अच्छा, कहीं से माँ बाप तो परेशान होते हैं ना, भाग रहे होते हैं कि लेके, उन्हें पता होता है ये इसको नहीं लगा ब्लड तो गया ये बच्चा, तो वो आ जाते हैं हमारे सेंटर पे। अच्छा, अब आपने अगर नो करा, उस बच्चे की एचबी जो है वो 3 पे आ गई है, 4 पे आ गई है, और आपने नो करा नहीं कि भाई हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं, हम नहीं कर सकते, और उसको एक दिन भी और ब्लड नहीं लगा ना, तो वो बच्चे को डेड। तो आप, ये काम ऐसा है कि आप नो भी नहीं कर सकते, चाहे वो बच्चा रजिस्टर्ड हो नहीं हो, आपके पास कहीं से भी आ गया हो, अगर वो डेंजर में है तो हमारी ये पॉलिसी है कि हम पहले उस बच्चे को स्टेबल करते हैं। उसको 1 ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, 2 की होती है, पहले स्टेबल करते हैं। इसका मतलब आपने उसके बाद उसको छोड़ते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया बनाना होगा, जैसे 270 है कि आपने 20, 25, 30 बच्चे ऐसे भी रखे होंगे अगर वो इमरजेंसी के अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल हर महीने आते हैं, हर महीने आते हैं बच्चे। इस तरीके से ट्रीट किया जाए ताकि जो है ये ना हो कि यार ये ऐसे हो गया वैसा। अच्छा, अब ये भी एक मुश्किल हो गई है कि जो आयरन चलेशन जो है ना, ये बड़ा महंगा है। सबसे महंगा जो इसमें, एक आयरन चलेशन 2 तरह की है, एक ओरल है, टैबलेट की सूरत में होती है, पानी में डाली और वो उसमें डिज़ोल्व हो गई और बच्चे को पिला दी, ठीक है, एक तो ये हो गई। और एक होती है कि जब किसी बच्चे का, जो हमारी लाइन के लोग हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि किसी बच्चे का जो फेरेटिन लेवल है वो अगर 3000 से क्रॉस कर गया, ऊपर बढ़ गया, तो फिर वहाँ आयरन जो ओरल है ना वो काम नहीं करती है, वहाँ फिर डेस्प्रॉल एक इंजेक्शन आता है, उसका नाम है डेस्प्रॉल, वो डेस्प्रॉल थेरेपी की जाती है उसकी। वो उस इंजेक्शन को 2 तरीके से लगता है, एक तो या तो ड्रिप में लगा दें, डाल दें, ठीक है, और या फिर एक इन्फ्यूजन पंप होता है, वो पंप उसके हम यहाँ बांध देते हैं बेल्ट से, और उसमें से निडल आके उसके पेट में लगा लेते हैं, और वहीं से वो इंजेक्शन लगता रहता है, और तकरीबन 10 से 12 घंटे में एक इंजेक्शन लगता है, और एक दफ़ा ब्लड ट्रांसमिशन होने के बाद कम से कम 6 मरतबा वो आपको वो लगाना पड़ता है। तो इतनी तकलीफ दे बीमारी है। अच्छा, इलाज इसका थैलीसीमिया का अभी तक कोई थैलीसीमिया का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या चीज़ है, अब एक चीज़ आई सिर्फ इसकी कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो 30-40 लाख रुपए खर्च होता है। यहाँ तो वो उसको घर से हमारे सेंटर आने के लिए पैसे नहीं है पेशेंट के पास, वो कहाँ से कराएगा? तो एक तो ये बड़ी मुश्किल है। अच्छा, उसके कामयाबी के चांसेस भी कम हैं बोन मैरो के, पाकिस्तान में कम है, हो सकता है दुनिया के बाहर के ममालिक में ज़्यादा हो। तो इस वक्त तक सिवाय इसके कि जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है कि वो एहतियात करे और वो सही ज़िंदगी गुजारे, इसी तरह से बिल्कुल हम इन बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन आ जाए, कोई ऐसी थेरेपी आ जाए, कोई चीज़ आ जाए कि ये बच्चे थैलीसीमिया की बीमारी यहाँ से ख़त्म हो सके। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को हम लोग मेंटेन करते हैं, उनका आयरन डिफिशिएंसी उनकी डाउन रखते हैं, उनका आयरन का लेवल कम रखते हैं ब्लड में से, वो बिल्कुल नॉर्मल खाते पीते, स्कूल जाएंगे, ट्यूशन भेजें, मदरसे भेजें, सब काम दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और जो है आप अल्लाह का करम है कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। मैं दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। माशाल्लाह आपने तलिस्मे के हवाले से बड़ी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। क्या खुशी महसूस होती है ऐसे काम करने पर? हाँ, तो ये देखें ना, अब इसकी ये बताऊँ ना, अब आपके पास एक बच्चा आया, आपने देखा जब वो फर्स्ट टाइम आपके पास आया वहाँ से, तो वो बिल्कुल लागर था, माँ की गोद में ना हाथ हिला रहा था ना पैर कर हिला रहा था, ठीक है, पड़ा हुआ था। आपने उसको लिया, आपने उसको ब्लड लगाया, उसको दवा दी, और फिर वो उसको फिर 1-2 दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बाद जब वो तीसरी दफ़ा आपके पास आता है ना, वहाँ से भागता हुआ गेट पे से
तो आपको क्या जो खुशी है ना उसका कोई मोल नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे खुद भी इतनी खुशी हो रही है कि इतने अच्छे लोग और इस तरीके के लोग काम करने वाले और इस तरह के लोग जो अगर आगे आके हमारे इस मुल्क के अंदर संभाल लें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है कवर हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादें, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादें। खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हम आदिल अहमद ख़ान से बात कर रहे थे जो कि प्रेसिडेंट हैं हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के और फाउंडर मेंबर भी है। ब्रेक से पहले आपसे तिलिस्मा के हवाले से ही बात हो रही थी, तो मैं ये देखता हूँ कि इस हवाले से आप कुछ और बात कर रहे थे जो हमारा बीच में ब्रेक का इशारा आ गया और मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा था। जी अच्छा, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये थैलेसीमिया की बीमारी पे तो हमने बात कर ली, मगर मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को ये बात बताना चाहूँगा कि ये बीमारी होती कैसे है और इसकी प्रिवेंशन क्या है, कैसे इसको रोक सकते हैं। ठीक है, इसका इलाज तो नहीं है कोई, लेकिन ये रोकी जा सकती है, रुक सकती है। देखें, सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ आपको तो थैलेसीमिया जो है वो 3 टाइप है। थैलेसीमिया की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 थैलेसीमिया माइनर, नंबर 2 थैलेसीमिया इंटरमीडिएट एंड नंबर 3 थैलेसीमिया मेजर। अच्छा, जो माइनर है वो उस माइनर को कैरियर भी कहते हैं। माइनर मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है माइनर। उसको अमिताभ बच्चन कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, थैलेसीमिया माइनर है। अच्छा, ठीक है, उसने कितनी कामयाब जिंदगी गुजारी, कोई कमी नजर आई हमें उसमें? सब कुछ नॉर्मल। फुटबॉलर है ज़िडान, कितना मशहूर दुनिया का फुटबॉलर, थैलेसीमिया माइनर है। ठीक है, उसकी ज़िंदगी में कोई कमी आई? कुछ नहीं, पता भी नहीं चलता है, ज़िंदगी भर पता नहीं चलता। उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम का एक टेस्ट होता है जो कि थैलेसीमिया की बीमारी को डिटेक्ट करता है, उसको कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेस्ट जब तक नहीं कराएंगे उस वक्त तक पता नहीं चलेगा माइनर को। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई माइनर। अच्छा, दूसरा है इंटरमीडिएट। ये मेजर और माइनर के बीच की एक कंडीशन होती है जिसमें कभी कभार ब्लड बच्चे को लगाने की जरूरत पड़ जाती है, वरना वो दवाओं से वो मेंटेन हो रहा होता है। और नंबर 3 जो है, जो सबसे खतरनाक इसकी शक्ल है, वो है थैलेसीमिया मेजर। जो थैलेसीमिया मेजर जो है, जो इस बीमारी में जो बच्चा पैदा होता है उसमें ब्लड रेड सेल्स की जो सेल्स होते हैं उनका शेप ख़राब होता है और वो ब्लड उनके जिस्म में जो पैक सेल्स होते हैं, रेड सेल्स होते हैं, वो नहीं बन रहे होते हैं। जैसे 2 महीने के बाद ज़्यादातर ये बात पता यूँ चलती है कि आमतौर पे 2 महीने में डायग्नोस हो जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है। अच्छा, वो क्या, उसमें क्या होता है, क्या है कि 2 महीने तक तो बच्चे जो है वो माँ के ब्लड के ऊपर होता है। अब जैसे जैसे बॉडी उसकी बड़ी होती जाती है तो उसको ब्लड की ज़रूरत, जैसे हम छोटे बच्चे में तो थोड़ा सा ब्लड होता है, बड़े आदमी के अंदर ज़्यादा ब्लड, तो उसकी जब जिस्म को बॉडी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो पता चलता है अंदर वो ब्लड बनाने की मशीन ही नहीं है, वो ब्लड ही नहीं बन रहा है उसका। अच्छा, वो जो है वो बच्चा जो है सबसे पहले फीड करना छोड़ता है। ठीक है, वो कमज़ोर हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा। जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो जो है फ़ौरन डिटेक्ट, वो कहते हैं कि आप इसका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट कराएं। ठीक है, फिर जब उनसे माँ बाप से पूछते हैं पता चलता है कि हाँ जी वो, क्योंकि होता ये है कि 2 माइनर्स की शादी, देखें माइनर, मैं माइनर हूँ, अगर मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जाए कि जो वो भी माइनर थी तो फिर क्या, नहीं तो फिर 100% नहीं है तो 50% चांस तो ये है कि बच्चे नॉर्मल होंगे। अच्छा। कोई बीमारी नहीं होगी बच्चे में, 50%। अच्छा। अब जो 50% बचा उसमें से 25% ये चांसेस हैं कि वो माइनर होगा। जैसे उसके माँ बाप हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी ब्लड की, ना पता चला, और 25% ये चांस होता है कि वो मेजर होगा। अब किसी के यहाँ 3-3, 4-4 बच्चे मेजर के लाइन लगी हुई है और किसी के यहाँ ये होता है 3-4 बच्चे सही हैं, एक बच्चा आखिरी बच्चे में थैलेसीमिया मेजर आ गया। तो क्या हुआ कि हमें रोकना है किस चीज़, सिर्फ एक चीज़ को, कि 2 माइनर्स की शादी आपस में ना हो। अच्छा। इस चीज़ के ऊपर बस काम कर लें। ईरान में हमसे भी बहुत ज़्यादा था ये थैलेसीमिया मेजर माइन, तो ख़त्म कर दिया ईरान ने अपने यहाँ से, बिल्कुल ज़ीरो हो गया ईरान। अच्छा, तो जब ईरान जैसा मुल्क कर सकता है हम लोग क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ अवेयरनेस है, की बात, सिर्फ अवेयरनेस है कि शादी से पहले एक टेस्ट लड़के का, पहले लड़का करा ले अपना,
ठीक है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का, अगर वो सही है ना तो भी लड़की का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसूलन तो होना चाहिए। आजकल जो है वैसे ही अभी लॉकडाउन के हवाले से कोरोना की जो सिचुएशन है, वो उसको बुखार हो जाता तो बोलते हैं मैं हॉस्पिटल की तरफ जाऊंगा तो मर जाऊंगा और ये प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। वो तो ये तो वक्ती परेशानी है, परेशानी, लेकिन इसमें के भी हवाले से वो कहेंगे मेरी शादी का होने वाली और मैं जाऊँ और कुछ मसला हो वैसे ये टेस्ट जो है ना शादी से पहले का मतलब ये नहीं है कि शादी से एक दिन पहले कराया जाए, है ना, ये रिश्ता भी तय होने से पहले अपना स्टेटस सबको पता होना चाहिए कि यार मेरा क्या स्टेटस है, कहीं मैं थैलेसीमिया माइनर तो नहीं हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए, ये बात चीज़ है। बस बहरहाल ये अल्लाह ताला सबको बस अवेयरनेस है, इसकी अवेयरनेस दे, अल्लाह ताला सबको महफूज भी रखे। अच्छा, ये हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो है आपकी खाने की तकसीम के हवाले से भी काम कर रही है, तो इस हवाले से भी बताइए कि किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे खाने वगैरह। देखिए, जब से ये कोरोना वायरस का जो सिलसिला शुरू हुआ हमारे मुल्क में, तो हमने दूसरे तीसरे दिन ही से हमें आइडिया होना शुरू हुआ कि ये जो है ना, ये तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की बेरोज़गारी जो है अचानक ही हमारे मुल्क शहर में आ गई, और लोग जो है वो बेचारे रोडों पे आके जो रोज़ाना कमाने वाले थे, ये मज़दूर तबका जो था, ये रिक्शे चलाने वाले, ठेले वाले, ये सारे बिल्कुल रोड पे आके बैठ गए थे, आपने भी देखा होगा उसको। तो जो है उस वक्त हमने इनिशिएटिव लिया, हमारे जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमारे वो दोस्त जो हमारे साथ स्कूल्स में पढ़ते थे ना, पीले स्कूल के दोस्त हैं हम लोग सारे, ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए, हम लोग कोई बड़े बड़े स्कूलों के नहीं पढ़े हुए। तो वो जो वो दोस्त थे ना जो हमारे, वो जो भी अपनी बड़ा होके कुछ बनकर दुनिया के दूसरे ममालिक में गए, ठीक है, उन्होंने वहाँ जॉब्स करी। जो दोस्त हमारे अमेरिका में गए, उन्होंने हमारे इदारे को अमेरिका में रजिस्टर्ड कराया। जो कनाडा गया उसने कनाडा में करवाया, जो ऑस्ट्रेलिया में गया उसने ऑस्ट्रेलिया में कराया, यूके में किया। हम इस वक्त USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, पाकिस्तान के अलावा हम यहाँ पे भी रजिस्टर्ड चैरिटी हैं। और जो बड़े बड़े इदारे हैं ना आपके, वो उन लोग के पास भी इतनी रजिस्ट्रेशन से नहीं होंगी कि जितनी रजिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो पीले स्कूल के दोस्तों ने कराई है। और वो हमने उनको रिक्वेस्ट की, हमने कहा यार यहाँ ये मसला हुआ है, तुम लोग कुछ फंडिंग्स करवाओ, वहाँ से शुरू करो। हमने यहाँ शुरू करी, उन लोगों ने वहाँ शुरू करी। और हमने जिस दिन से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ, तीसरे दिन से हमने अपना किचन डेवलप किया। और अपना किचन डेवलप करके हमने 2000 अफराद का खाना डेली बेसिस पे बना के, पैक करके और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कराई। 2-3 दिन ज़रा प्रॉब्लम हुई। उसके बाद जब टीम्स बन गई हमारी कि जो एरियाज़ में जाके, और गरीब एरियाज़ में, जैसे लियाकताबाद में 2 जगह, लियाकताबाद में हम करते हैं, न्यू कराची में करते हैं, न्यू कराची से आगे एक इलाका है वह खुदा की बस्ती कहलाया जाता है, वहाँ जाते हैं। ये काला पुल के नीचे जो रेलवे कॉलोनी के इलाका है, यहाँ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों का ही नहीं ख्याल करा, हमने जो हिंदू कम्युनिटी है, हमने वहाँ भी खाने का जो है वहाँ भिजवाने का शुरू करा सिस्टम। और सिविल लाइंस में जो हिंदुओं की आबादी आपने देखी होगी, बहुत बुरे हाल में। इसने गुर्बत की लकीर तो खुद पे तो छोड़े, लकीर भी नहीं देखी होगी उन लोगों ने इस हाल में वहाँ पे जाके। तो हमने तो इंसानियत के लिए, इंसान है ना, अल्लाह ताला ने भी हमसे थोड़ी, सुबह हम सो के उठते हैं तो अल्लाह हमसे थोड़ी पूछता है कि तुमने फजर की नमाज़ पढ़ी थी जो तुम्हें नाश्ता मिले, है ना, नहीं पूछता है ना अल्लाह ताला हमसे ना। हमें बगैर पूछे अल्लाह ताला देते हैं, तो हम कौन होते हैं किसी का रोकने वाले के ये गैर मुस्लिम है हम इसका रोक दें, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी ईसाई कम्युनिटी के लिए भी इसमें हिस्सा रखा, हमने हिंदू कम्युनिटी के लिए भी रखा, और अपने मुसलमान भाइयों के लिए हमने इसमें ज़्यादा हिस्सा रखा। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हमने पूरे महीने चलाई। और अब जो रमज़ान में अब शुरू हुआ, तो अब हमने इफ्तार, क्योंकि अब दोपहर का खाना का तो बंद हो गया। रमज़ान के हवाले से मैं सवाल करूँगा कि माशाल्लाह कोरोना से पहले जो पिछले रमज़ान थे, अल्हम्दुलिल्लाह जो दस्तरखान लगते थे, जो इफ्तारियों के दस्तरखान लगते थे, जो सहरी के लोग करवाते थे, तो अभी जो रमज़ान के हवाले से आप इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या देखें, अब ये कोरोना वायरस के बाद जो है ना, तो पूरी दुनिया बदल गई है, सब कुछ बदल गया। अब कुछ भी वैसा नहीं रहा और वैसा रहेगा भी नहीं। जब हम लोग 1-2 महीने में, रमज़ान 1 महीना और हमें ये तकलीफ उठानी है, खुल तो जाना है ना, ज़िंदगी भर तो बंद नहीं रहना है ना, 1 महीने के बाद खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जो है, लेकिन हम लोग अब वैसे नहीं रहेंगे, बहुत चेंज हो जाएगी हम लोगों की ज़िंदगी। तो जो है, तो वो सिस्टम तो अब ख़त्म हो गया। अब हम कर क्या सकते थे, हमने कहा कि अब जो देखो, भूख तो अपनी जगह मौजूद है ना, चाहे रमज़ान हो, चाहे आम दिन हो, या कोई भी हो, खाना तो देना है, खाना तो पहुंचाना है।
तो हमने वो अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करके जो डिस्पैच हमारे सुबह होते थे दोपहर के खाने के साथ और शाम के खाने का, हम एक बैग में, एक पैकेट में इतना खाना देते हैं कि एक आदमी 2 वक्त खा ले। अगर उसको दोपहर को मिल गया ना तो रात को भी खा ले उसमें से, इतनी इसकी इसमें क्वांटिटी हम देते हैं खाने में। तो हमने इस वक्त अब शुरू किया ये कि वो दोपहर का डिस्पैच तो बंद हुआ, अब वो जो शाम को 5 बजे डिस्पैच निकलता है वही टीम्स आती हैं, वही लोग लेके जाते हैं। और उसमें साथ हम लोगों ने कभी बिरयानी होती है, कभी चिकन बिरयानी है, कभी पुलाव है, इस टाइप की चीज़ें हम लोग पकाते हैं रोज़ाना। उसी तरीके से आप पूरा एक पैकेट बनता है, पूरा पैकेट बनता है खाने का। उसमें खजूर, कितने बंदे उसमें खा सकते हैं, मतलब एक पैक के अंदर? एक आदमी में मैंने अभी बताया ना कि इतनी क्वांटिटी होती है कि एक आदमी 2 वक्त खा सकता है। माशाल्लाह, इतनी क्वांटिटी हम ज़रूर देते हैं उसके अंदर। तो जो है इस तरह से अब रमज़ान डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से चल रही है। और जो है ये इफ्तार में हम लोग खाना ही देते हैं, हम वो समोसे पकौड़े वो टाइप नहीं देते। हम कहते हैं कि प्रॉपर खाना खा ले आदमी, भूख खत्म, कम से कम भूख कम। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से भी हेल्प कोई काम कर रही है, उसके बारे में? हाँ, हेल्प जो एजुकेशन पे हमारा, हम 2 तरह से काम करते हैं। जो सबसे पहले कहते हैं ना कि ज़कात देनी हो तो सबसे पहले अपने पड़ोस में देखनी चाहिए ना। सही है। तो हमने सबसे पहले एजुकेशन में अपने जो थैलीसीमिया के जो हमारे पेशेंट है, बच्चे हैं, हमने सबसे पहले उनको देखा। तो जो हमारे बहुत गरीब पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो अपनी तालीमी अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो उनके कॉपी, किताबें, यूनिफॉर्म, बस्ता, उनकी स्कूल की फीसेस, एवरीथिंग सब इदारा पे करता है। वेरी गुड। नंबर 1 सबसे पहले हमने कवर किया अपने बच्चों को थैलीसीमिया के, कि हमने इन सबको स्कूलों में करवा लिया। अच्छा, इसके अलावा जो सर यहीं मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा कि इनका कोई मखसूस स्कूल है या कोई जो स्कूल वाले दूसरे जो इनको बताते हैं तिलिस्मी के हवाले से कि भाई इसको इस तरह केयर करना है, ये करना है, कोई तिलिस्मी वाले बच्चों का कोई स्पेशली स्कूल है या किसी भी स्कूल के अंदर? नहीं, बिल्कुल ये लगने वाली बीमारी नहीं है किसी से। ताकि मैं ये इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे नाज़रीन को भी थोड़ी अवेयरनेस मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तिलिस्मी के हवाले से आते तो जो स्कूल वाले हैं वो ज़रा सा कंफ्यूज होते थे इस वजह। हाँ, बहुत से डरते हैं, बहुत से लोग डरते हैं, इवन कि डॉक्टर्स सब डरते हैं थैलीसीमिया के बच्चों को दवा देते हुए, कि उनको बुखार भी हो ना तो वो दवा नहीं देते। नॉर्मल जो आम गलियों कुचों में जो डॉक्टर हैं तो वो बेचारे मजबूर होते हैं कि वो यहीं हमारे पास ही आते हैं। हम लोग जनरल ओपीडीज़ भी हैं उनकी हमारे पास हर वक्त जो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जनरल ओपीडी भी हमारी चल रही होती है, और जो डॉक्टर हमारे देख रहे होते हैं उसके अंदर। लेकिन ये कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, मतलब जो स्कूल है उनको थोड़ा सा आप मैसेज भी दे दें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल थैलीसीमिया कोई लगने वाली बीमारी नहीं है, ये जेनेटिक है और ये माँ बाप से आती है। बस ये लगने वाली इनके खाने से, पीने से, किसी चीज़ से कोई दूसरा बच्चा डिस्टर्ब नहीं होता। दूसरे स्कूल वाले बच्चे क्या एहतियात करे थे के बच्चे के हवाले से जो है ना? देखिए, कोई भी एहतियात ऐसी नहीं होती है सिवाय एक चीज़ के, ठीक है, जिसकी एहतियात को हम अपने सेंटर में कवर करते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज़ प्रोमोट ना हो आगे। होता ये कि जब मल्टी ट्रांसमिशन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10 होते रहते हैं, अगर कभी स्क्रीनिंग ब्लड की, अब जो ब्लड होता है ना, इसके किसी भी ब्लड के 5 टेस्ट होते हैं बच्चे को या किसी भी आदमी को ट्रांसमिट करने से पहले। ठीक है, उसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया एंड टाइफाइड, ये 5 टेस्ट का उसके ऊपर रिपोर्ट लगी होती है ब्लड के साथ। ये टेस्ट लगे हुए होते हैं कि ये इसकी स्क्रीनिंग होती है, इनसे पास होने के बाद आप वो ब्लड किसी को लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि मल्टी ट्रांसफ्यूजन में ये मशीन भी कभी कभार नहीं पकड़ पाती है। अच्छा। तो बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, 100 में से 1 या 2 चांसेस ऐसे होते हैं कि ये बच्चे जो है ये हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव हो जाते हैं। अच्छा, वो पॉजिटिव हो गए, छोटा अगर होता है तो उसका जो हेपेटाइटिस बी सी का जो इलाज है वो छोटे बच्चे के ऊपर नहीं किया जाता, वो कम से कम 2-3 साल उसकी उम्र हो जाती है तो उसके बाद करवाया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि इनकी लैब्स हमें बहुत करानी पड़ती हैं, तो ये जो है ना ये प्रोटोकॉल टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी सी HIV ये सब करवाते हैं हम इनके, कि ये हर 3 महीने के बाद रिपीट कर होते हैं, हर 3 महीने के बाद रिपीट हो रहे होते हैं कि फ़ौरन पकड़ लें हम इसको। तो इसमें हमारे एक बहुत अच्छे ज़बरदस्त डोनर हैं लीवर फाउंडेशन वाले, उन्होंने हमको ये फैसिलिटी दी है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी हमारे थैलेसीमिया का पेशेंट अगर हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव होता है तो वो उस बच्चे का फ्री में इलाज करते हैं। आदिल भाई, आपसे बात करने को तो बड़ा दिल चाह रहा है और मुसलसल ज़हनों के अंदर सवालात भी है, और आपकी NGOs जो माशाल्लाह काम कर रही है एजुकेशन के हवाले से, ज़लज़ले नागानी आफत के हवाले से, और अफ्तारी के जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम लोग सारे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
खाने की तकसीम के हवाले से, चिकित्सा के हवाले से, ना जाने बहुत सारे शोबे हैं आपके इस हवाले से। अगर उससे बात की जाए तो मेरा ख्याल एक तवील वक्त चाहिए। हाँ, मेरा टाइम ही नहीं खत्म होगा। मुझे यहाँ इशारा मिल रहा है कि प्रोग्राम को एंड किया जाए। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, माशाल्लाह आपसे बात करने का बड़ा मज़ा आया, और इतने सारे आपके इतने हवाले से शोबे हैं कि अगर उस पर बात की जाए तो एक तवील वक्त चाहिए, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे एक और प्रोग्राम करेंगे इस हवाले से, और इस अवेयरनेस के हवाले से लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे इजाज़त इस अल्फाज के साथ कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह लाया तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें